हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की इस क्लास में हमारी जो सामाजिक विज्ञान की बुक है, इकोनॉमिक्स की बुक, अर्थशास्त्र की बुक, इस अर्थशास्त्र की बुक से बोर्ड एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की ये क्लास। तो आप निरंतर जो है इस क्लास को देखिए। इस इकोनॉमिक्स की जो बुक है इसमें आपके 5 चैप्टर हैं और पांचों जो चैप्टर हैं ये टोटल 20 नंबर के हैं, यानी कि ये जो पूरी बुक है ये आपके 20 नंबर की है। चलिए देख रहे हैं पांचों चैप्टरों से बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो कौन कौन से हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर है विकास, और इस विकास चैप्टर से आपके एक रिक्त स्थान और एक लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो आने वाले हैं। चलिए सबसे पहले रिक्त स्थान प्रश्नों को देख लेते हैं। औसत आय को क्या कहा जाता है? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी हम बोल सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय। एनएसएसओ का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो एनएसएसओ का पूरा जो नाम है वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना का जो कार्य है वो कौन करता है? सीएसओ। कौन करता है? सीएसओ, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय। सब ये आपके जो है इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, और 1951 से लेकर के 2019 तक जो है हमारी भारतीय राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कौन करता था? सीएसओ। वर्तमान की बात करें तो 2019 में जो है मोदी जी की सरकार ने क्या किया? सीएसओ और दूसरा जो है ये एनएसएसओ, इन दोनों को जो है मिलाकर एक नए संगठन की स्थापना की जिसका नाम है एनएसओ। नाम क्या है? एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे। राष्ट्रीय, नेशनल यानी राष्ट्रीय, स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकी कार्यालय, ऑफिस यानी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि 2019 से जो है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है ये करता है राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना 2019 से कौन कर रहा है? एनएसओ जो है एनएसओ में ही जो है ये दोनों हैं। सीएसओ एनएसओ के अंतर्गत ही है और एनएसएसओ भी जो है एनएसओ के अंतर्गत है 2019 से। और इस एनएसओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इस एनएसओ का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है आपके सामने कि किसी वर्ष में पैदा हुए कितने जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात को शिशु मृत्यु दर आया है। शिशु मृत्यु दर तो हमें पता होना चाहिए, जो टोटल जीवित बच्चे होते हैं वो होते हैं 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की, कोई भी 1 वर्ष ले लो, किसी 1 वर्ष में, 1 वर्ष की आयु में, किसी 1 वर्ष में, कोई भी वर्ष हो 1 वर्ष में, उसमें 1 वर्ष की आयु बच्चा होना चाहिए। 1 वर्ष की आयु से पहले 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का जो अनुपात है 1000 बच्चों में से बच्चों की उम्र होनी चाहिए 1 वर्ष से पहले। और 1 वर्ष से पहले कितने बच्चे मरे हैं 1000 में से, उनकी जो उन बच्चों का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर। इसके बाद में है और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या यानी साक्षरता जो दर है वो निर्धारित की जाती है कब से? तो यानी कि 7 वर्ष के बच्चे हैं, 7 वर्ष और उससे अधिक के बच्चों, अधिक के आयु वाले जो लोग हैं उनमें जो साक्षर जनसंख्या का अनुपात है वही कहलाता है साक्षरता दर। इसके बाद में है एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसके बाद में है द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वो जारी की जाती है यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। और इसका आधार क्या है? तो ये जो है ये देशों की जो तुलना करता है, भाई मानव विकास रिपोर्ट जो है विभिन्न देशों की साथ सभी देशों की जारी करता है। तो ये देशों की तुलना किस आधार पर करता है? एक तो शैक्षिक स्तर के आधार पर, दूसरा उनकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर, और तीसरा प्रति व्यक्ति आय यानी कि औसत आय के आधार पर। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर क्या निकाली जाती है? तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर जो है राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। कच्चा तेल क्या है? आपकी कच्चा तेल हो गया आपके गैर नवीकरणीय स्रोत, गैर नवीकरणीय, और भूमिगत जो जल है वो हो गया नवीकरणीय स्रोत। इसके बाद में है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये विकास वाला ध्यान रखना है कि विकास की जो परिभाषा है वो क्या है। छोटे प्रश्न में ऐसे पूछ लेते हैं। विकास की धारणीयता या सतत पोषणीय विकास जो है इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। लघुत्रात्मक प्रश्न में मोस्ट इंपोर्टेंट है ये विकास, यानी कि जो भावी पीढ़ी के लिए हम अब बचाकर जो संसाधन रखते हैं वही उनके लिए क्या है, आगे जो है विकास जो है वह निरंतर बना रहता है। इसके
विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और परंपरागत और गैर परंपरागत जो स्रोत हैं इस पर एक प्रश्न जो है तैयार कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ मानव विकास जो सूचकांक है इस पर एक 2 नंबर का प्रश्न विशेष रूप से इस चैप्टर से तैयार कीजिएगा। अगली बात करें, दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। 3 तरह के क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक जो क्षेत्रक है इसमें हम प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन होता है वो किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्रक में। और इसके बाद में द्वितीयक क्षेत्र की बात करें, इसमें आ गया ये प्रश्न कि द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण क्या है। तो द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है आपके इसमें डेयरी तो हो गया, प्राकृतिक उत्पाद यानी कि ये प्राथमिक में आएगा। व्यापार जो है ये तृतीय श्रेणी में आएगा और परिवहन भी ये तृतीय में आएगा सेवा क्षेत्र में, यानी कि इनका जो योगदान है वो प्राथमिक और द्वितीयक जो क्षेत्रक है इन दोनों में ये जो है मदद करता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में तृतीयक जो सेवा क्षेत्र है यानी कि ये सिर्फ सेवा का कार्य करता है। इस्पात जो बनाना है ये क्या है, ये द्वितीयक क्षेत्रक में आता है, यानी कि प्राथमिक जो उत्पाद है उस प्राथमिक उत्पाद से कोई भी वस्तु बनाना यानी कि उसको अन्य रूप में परिवर्तित करना, वो क्या हो गया, तो वो हो गया आपके द्वितीयक क्षेत्रक। यहाँ पर आया है कि तृतीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सेवा क्षेत्रक बोलते हैं हम उसको। और यहाँ पर एक है कि किसी वर्ष में उत्पादित के मूल्य को स यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी जो है किसको बोलते हैं, तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या बोलते हैं, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ये भी किसी एक वर्ष में, और वो भी क्या होता है, उत्पादन, किसी वस्तु का जो है उत्पादन होता है, किस वस्तु का, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। यानी कि हमारे पास अंतिम वस्तु क्या आई है, यानी कि मान लो ये कॉपी हमारे पास अंतिम वस्तु आई है, ये हमारे पास अंतिम वस्तु आई है, तो इसका मूल्य क्या है, वही इसका अंतिम जो मूल्य है, यानी कि ये 20 रुपए की है तो 20 रुपए इसका क्या है, अंतिम मूल्य वही। इसका कितना खर्चा हुआ पीछे, कितने बनाने में, कागज कितना, पेड़ कितने कटे, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। अंतिम जो मूल्य है इसका वो क्या है, 20 रुपए। तो यानी कि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, एक वर्ष के अंदर, किसी वर्ष में, कोई भी वर्ष हो सकता है। इसके बाद में है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जो है वो किस आधार पर विभाजित किया जाता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों को, तो वो उद्यमों के आधार पर। यानी कि सार्वजनिक ये सरकार का हो गया, निजी यानी किसी संस्था या एक व्यक्ति की जो है वो हो गई, यानी कि उसका स्वामित्व है। निजी है तो वो किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व है उसके आधार पर। तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर जो है हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों को विभाजित करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अधिकांशतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो वो है आपके अल्प बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, अल्प बेरोजगारी जो है वो पाई जाती है। छठे का ब हो गया अल्प बेरोजगारी। इसके बाद में ये 7वां जो प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ये क्या है, सीधा दिया हुआ है सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद में है आपके 8वां, सार्वजनिक क्षेत्र का जो उदाहरण है वो कौन सा है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार का है वो कौन सा है, तो टाटा ये निजी का है, रिलायंस भी ये निजी कंपनी है, और डाकघर जो है वो क्या है, सार्वजनिक है। इसका मतलब कौन सा हो गया, सी हो गया। एयरटेल भी क्या है, ये निजी क्षेत्र है। इसके बाद में कुछ छोटे प्रश्न आपको एक नंबर के ध्यान रखने हैं। सकल घरेलू उत्पाद हो, चाहे बेरोजगारी हो, सार्वजनिक क्षेत्र, मध्यवर्ती वस्तुएं, संगठित क्षेत्र, और ये द्वितीय क्षेत्र की कुछ जो गतिविधियों के कोई उदाहरण हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में यानी कि हम प्राथमिक जो उत्पाद है उसी से जो है क्या करते हैं, विनिर्माण प्रणाली द्वारा उसको जो है अन्य रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे कपास जो है वो हमें खेती से प्राप्त होता है, यानी कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया से जो है उत्पादन होता है इसका। कपास से हमने कपड़ा बना दिया, यानी कि अन्य रूपों में परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो सभी सेवाएं हैं, सेवाएं वाले जो व्यवसाय हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे परिवहन है, संचार है, व्यापार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य आदि जो है वो बैंक वगैरह वगैरह जो है इसमें आते हैं। मनरेगा का पूरा नाम आपको ध्यान होना चाहिए, 2005 में ये आया था। और प्रश्न यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। इसके अलावा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इस चैप्टर से आने वाले हैं। संगठित एवं असंगठित क्षेत्र, और फिर ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो है वो किस प्रकार भिन्न है, इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद में बात करें तो मुद्रा और शाख जो चैप्टर है, इससे आपके एक वस्तुनिष्ठ और एक निबंधात्मक जो प्रश्न है वो आने वाला है। स्वयं सहायता समूह का क्या लाभ है, तो स्वयं सहायता जो समूह है इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो सदस्यों को कम ब्याज पर छोटे कर्ज मिलना, कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारना, सदस्यों को एक आम मंच मिलना जहां सामाजिक विषयों पर चर्चा हो सके, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट होगा। स्वयं सहायता समूह क्या होता है, कोई भी एक सामाजिक समूह के जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर अपना क्या बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, और उसमें जो है डेली वो बचत करते हैं, और बचत द्वारा अपना क्या कर लेते हैं, धन इकट्ठा कर लेते हैं। और किसी भी उस समूह में से किसी एक व्यक्ति को जरूरत पड़ गई रुपए की, तो वो उसको क्या देते हैं, ब्याज पर उसको पैसे दे देते हैं, यानी कि कम ब्याज पर जो है पैसे दे देते हैं।
अनौपचारिक उधारदाता नहीं है। और अनौपचारिक और औपचारिक उधारदाता आपने सुना होगा। तो इसमें देखो साहूकार, सहकारी समिति, व्यापारी और रिश्तेदार। तो ये जो सहकारी समिति और बैंक है ये क्या है, ये तो औपचारिक उधारदाता है। और साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, मित्र वगैरह ये किस में आते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक में आते हैं। कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी के लिए करता है, तो समर्थक ऋणाधार का जो है वो गारंटी के लिए उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखती है, तो ये है आपके भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो क्या रखता है, इस पर नजर रखता है। स्वयं सहायता समूह का संबंध क्या है, अभी हमने देख लिया ये क्या है, ग्रामीण लोगों का एक समूह है जो ऋण के क्षेत्र में मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी कि ग्रामीण समुदाय के एक ही पृष्ठभूमि के छोटे जो गरीब लोग हैं, चाहे महिलाएं भी इसमें हो सकती है। बैंक के कार्य आपको पता होने चाहिए, सारे कार्य हैं इसमें। इसके बाद में ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो है कौन थे, ये प्रोफेसर यूनुस मोहम्मद यूनुस थे, जिनको 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। इसके बाद में इस चैप्टर से एक निबंधात्मक प्रश्न आने वाला है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। वस्तु विनिमय के दोष, मुद्रा के कार्य क्या है वो आपको पता होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह पर भी आप एक बड़ा प्रश्न तैयार कर सकते हो, स्वयं सहायता समूह पर। और इसके बाद में बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों की जो भूमिका है उस पर एक बड़ा प्रश्न आपको तैयार करना है। बैंक जो है बहुत सारे कार्य करते हैं, जमा राशि को स्वीकार करते हैं, ऋण देते हैं, पूंजी निर्माण, लॉकर सुविधाएं आदि जो है इसमें आती है। इसके बाद में है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सबसे अधिक जो प्रभावित हुए हैं वो कौन हुए हैं, सबसे अधिक प्रभावित जो है वो श्रमिक हुए हैं। और इसके बाद में विदेशी व्यापार किन के बीच में होता है, तो दो देशों के बीच में। एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, व्यापार से संबंधित जो संस्था है वो है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित जो हुए हैं, वैश्वीकरण से कौन हुए हैं, तो वैश्वीकरण से सर्वाधिक जो लाभान्वित हुए हैं वो कौन हुए हैं, आपके धनी वर्ग के जो उपभोक्ता हैं वो सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए हैं, धनी वर्ग के उपभोक्ता। और फोर्ड मोटर्स कंपनी अमेरिका की है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को हम क्या बोलते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को हम विदेशी निवेश बोलते हैं। मैं तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसको क्या बना दिया है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है, किसने, टेक्नोलॉजी ने। और परिसंपत्तियों की खरीद में व्यय की मुद्रा क्या कहलाती है, तो निवेश कहलाती है। सरकार द्वारा व्यापार से अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी कहलाती है उदारीकरण। और किसका मुख्य उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तौर तरीकों को सरल बनाना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तौर तरीकों को समल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित संस्था एक ही है, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, WTO। और भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी जो रैनबैक्सी है इसका संबंध दवाइयों से है। इसके बाद में कुछ छोटे प्रश्न भी आपको ध्यान रखने हैं इस चैप्टर से, और लघुतरात्मक प्रश्न भी इस चैप्टर से आने वाले हैं, तो वो भी आपको देखने हैं। और इसके बाद में आपके जो प्रश्न हैं वो अगला जो चैप्टर है वो कौन सा है, अगला चैप्टर जो आपका है वो है उपभोक्ता अधिकार। इस चैप्टर से भी आपके जो है सिर्फ एक ही प्रश्न आने वाला है, लघुतरात्मक प्रश्न। तो वो आप 1986 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है इस पर एक विशेष रूप से प्रश्न तैयार करेंगे, और ये भी प्रश्न आप इसमें से तैयार जो है कर सकते हैं। इस प्रकार इस बुक से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपके चैप्टर से आने वाले हैं। तो विशेष रूप से प्रश्न जो है वो आने वाले हैं, आप जो है लगातार तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।